सो गाइस, आप सभी का स्वागत है डेड मेंशन की एक और न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं इसके चैप्टर नंबर 36 के बारे में। पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि एली जैंग एसजीटी एंटरटेनमेंट के बॉस को बचाने के लिए स्लैंडी के सामने आ जाता है और उसकी स्पार्कल बुलेट को वो किक करके ऊपर हवा में डाइवर्ट कर देता है। लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत में हमें मॉर्गन के अंकल पिलग्यू एसजीटी एंटरटेनमेंट के असली बिजनेस के बारे में बताते हैं। एसजीटी एंटरटेनमेंट इस कंपनी ने कई आइडल्स को बनाया है, यहाँ तक कि कुछ लोगों के लिए ये एक सपनों की जगह है और दूसरों के नजरिए में ये एक ऐसी जगह है जहाँ ऐसे लोग तैयार होते हैं जिनको लोग दुनिया में फॉलो करते हैं। लेकिन हर उजाले की दूसरी तरफ अंधेरा भी होता है और हमारी डार्क साइड यही है कि हम अपनी इस कंपनी को अंदर से क्रिमिनल्स के ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चलाते हैं। यही है हमारी एसजीटी एंटरटेनमेंट। अब ये सारी बात वो अभी शॉन को बता रहा होता है जो उसके सामने बैठा है। लेकिन मॉर्गन अपने अंकल की छाती में कोहनी घुसेड़ते हुए उनको कहती है कि आखिर ये सारी बातें बताने की जरूरत क्या थी चाचा, हमने तो ये तय किया था कि बड़े अंकल के ऑर्डर के बिना हम ये सीक्रेट किसी के सामने रिवील नहीं करेंगे। और ये भूलिए मत कि इस मवाली ने अभी थोड़ी देर पहले आप पर हमला किया था, तो आखिर आप इससे बात क्यों कर रहे हैं? अगर आपकी इतनी ही फट रही है अंकल, तो एक काम कीजिए, अपना नुन्नू काट कर लड़कियों के कपड़े पहन लीजिए और मेरी तरह एक फीमेल आइडल बन जाइए। मॉर्गन के मुंह से ये खतरनाक बातें सुनकर उसके पीछे वाला बंदा भी उसे कहता है कि मॉर्गन बेटा ऐसा नहीं बोलते, अपने से बड़ों के साथ मर्यादा से पेश आओ बेटा, क्योंकि अभी तुम भी एक आइडल हो। लिटरली शॉन भी इतनी खूबसूरत थोबड़े में से इतनी गंदी भाषा सुनकर अपने सर को झुका लेता है। और तभी मॉर्गन उसे पूछती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, हम तुम्हारे साथ कैसे कोऑपरेट करें? चलो बताता हूँ। एक बंदा है नॉल, कई लोग उसे जीरो भी कहते हैं, और वो बिल्कुल हमारी तरह डेड मेंशन का एक गुड चाइल्ड था। उसने काफी सारे कत्लेआम करके डेड मेंशन से बगावत की है। वो कई सारे डेड मेंशन के बच्चों के पेरेंट्स को मारकर उनको अपनी तरफ कर रहा है और तुम्हारा नाम भी उसी की लिस्ट में है। और शॉन की ये बातें सुनकर मॉर्गन का खून खौलने लगता है। लेकिन तभी शॉन उसे बताता है कि अगर तुम उसका साथ नहीं दोगी तो वो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ साथ तुमको भी खत्म कर देगा। पर फिर मॉर्गन जोश जोश में डंके की चोट पर ये कहती है कि उसको आने दो, उसके टोटे टोटे कर देंगे हम। मैं अपने अंकल्स और मेरी पूरी फैमिली को बचाऊंगी और उसको गंदे तरीके से हरा दूंगी। मतलब ये तुम करने वाली हो? और किस तरीके से, जरा बताना मुझे। तेरे ये भाड़े के टट्टू और तेरा गेंडे जैसा अंकल, ये सब मिलकर भी मुझ अकेले को नहीं हरा पाए, तो आखिर तो इन सबको मिलाकर क्या ही कर लेगी? तो मॉर्गन इस बात का जवाब देते हुए उससे कहती है कि वो तो हम प्रिपेयर ही नहीं थे और तुमने अचानक से अटैक कर दिया था इसलिए। पर शॉन तभी उससे गुस्से में अपना चाकू निकालते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि तुमने कई सारे लोगों को अपनी फैमिली में शामिल किया है और तू उन सबको प्रोटेक्ट करना चाहती है, तो ये बकवास से भरी बचकानी बातें करना बंद कर दे। तेरी चिटिया कलाइया खास चीजों से भरी हुई है और इसीलिए तू तो अपना पंच भी सही से नहीं कर सकती। यानी कि शॉन का कहने का मतलब ये है कि मोआ आइडल बनने के बाद अपने काम के अंदर ही इतना ज्यादा बिजी है कि वो जिसे अपनी फैमिली मानती है वो लोग कहाँ पर किस हाल में हैं उनके बारे में उसको पता तक नहीं है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वापस से एसजीटी एंटरटेनमेंट के उसी बॉस पर जिसको स्लैंडी ने बीच रास्ते में ही धर लिया था। और उसकी नजर एली जैंग पर पड़ चुकी होती है और वो स्लैंडी और उसके बीच में हुई सारी बातें सुन लेता है। एली जैंग, तुमने कहा तुम्हारा नाम है एली जैंग, है ना? हाँ सर, मैं ही हूँ एली जैंग। क्या ये मुझ पर सूट करता है? आप एसजीटी कंपनी के सीईओ ही हो ना? मैं आपको बचाने ही आया हूँ, मुझे आपसे किसी चीज के बारे में बात भी करनी है। अब एली जैंग की ये बैड एंट्री और डायलॉग डिलीवरी देखने के बाद इस सीईओ को ऐसा लगता है कि एली डायरेक्टली इसकी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है। लेकिन इसी बीच एली के पीछे से स्लैंडी उस पर अटैक करता है। क्या काम की बात, पहले तुम मेरे तो काम आ जा, अगर मुझसे बचेगा तभी तो तू सीईओ को मिल पाएगा। और इतना बोलकर वो एली पर एक बुलेट फायर भी कर देता है। अब एली ने इस अटैक को अपनी बैक साइड पर ले लिया होता है तो उसे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती, बस उसकी टी शर्ट थोड़ी सी जलती है। लेकिन इस अटैक से वो समझ जाता है कि स्लैंडी उसको रोकने के लिए नहीं बल्कि उसको मारने के लिए फाइट कर रहा है। तो इसीलिए वो काफी स्पीड में पलटकर स्लैंडी के मुंह पर एक मुक्का मारता है और उसे कहता है, मैं हूँ एली जैंग और एली जैंग कभी कमजोर नहीं हो सकता। अच्छा ऐसी बात है। और ऐसा बोलते हुए स्लैंडी की शक्ल एली भी देख लेता है और वो भी एक सेकंड के लिए सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसकी शक्ल ऐसी क्यों है।
और एक इतना ताकतवर मुक्का खाने के बावजूद भी वो गिरा क्यों नहीं है। तो अगले ही सेकंड एली उसे एक और लात मारता है, लेकिन स्लैंडी उसके पैर को बीच में ही पकड़ लेता है और एली को मारता है जमीन पर एक धोबी पछाड़ एंड उसके फेस पर पॉइंट कर देता है अपनी शॉटगन। पर एली को ये चीज अच्छे से पता होती है कि स्लैंडी एक भी सेकंड का वेट नहीं करने वाला, तो वो तुरंत एक कैपोरिया स्टाइल का हैंड स्टैंड करते हुए वहाँ से हट जाता है और ऐसा करते हुए उसने स्लैंडी के मुंह पर एक लात भी बजा दी होती है। और हम देखते हैं कि एली का ये डिसीजन बिल्कुल सही होता है, क्योंकि एग्जैक्ट उसी टाइम पर स्लैंडी ने भी अपनी शॉटगन चला दी होती है और एली की उस कैपोरिया किक की वजह से स्लैंडी का थोड़ा सा मास्क भी हट गया होता है। मैंने कहा था ना, एली जैंग को कभी कम मत समझना। पर अगले ही सेकंड एली की चारों तरफ से गुजरते हैं वो रॉकेट नाइफ्स, जिसको लॉन्च किया होता है छोटी स्पार्की ने। वाह क्या छोटी बच्ची है। डेड मेंशन वाले सच में चाकुओं से खेल खेलते हैं, तो फिर तुम लोग तो मुझसे भी ज्यादा गए गुजरे हो। और ऐसा कहते हुए एली स्पार्की पर पंच मारने ही वाला होता है और स्पार्की भी अपनी फुलझड़ियों के साथ तैयार होती है, लेकिन एग्जैक्ट उसी मोमेंट पर एली जैंग को फील होता है एक डार्क और क्रीपी सा ऑरा और अपने पीछे से उसे आवाज आती है, अगर स्पार्की को छुआ तो तू जानता नहीं तेरे साथ अगले पल क्या होगा। और ये सुनकर वो जैसे ही मुड़ता है तो वो देखता है कि वहाँ पर स्लैंडी का कोट और उसकी हेयर विग पड़ी हुई है और अगले ही सेकंड काफी ज्यादा स्पीड में स्लैंडी एली के पीछे आ जाता है। मैं यहाँ पर हूँ साले। एली इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है कि अचानक से ये मेरे पीछे कैसे आ गया, और वो घूमकर स्लैंडी पर काफी स्पीड में अटैक भी करने वाला होता है, लेकिन स्लैंडी ने बिना किसी एफर्ट के एली के हाथ को बीच में ही पकड़ लिया होता है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाती है स्लैंडी की असली शक्ल, जो काफी ज्यादा गुस्से में एली को कहता है, मैं कभी बच्चों के सामने इतना एक्सट्रीम नहीं जाता, लेकिन आज नहीं। और ये चीज बोलते हुए स्लैंडी ने एली की बाजू को पिचका दिया होता है और वो भी सिर्फ अपनी उंगलियों से। अब एली उससे अपने से दूर करने के लिए किक तो करता है, पर स्लैंडी की स्पीड कुछ ज्यादा ही फास्ट होती है। वो आराम से उससे बचते हुए पीछे हो गया होता है एंड एली अपने हाथ को देखता है कि बस स्लैंडी के ग्रैब करने से उसके हाथ की क्या हालत हो गई है, और अभी उसके सामने स्लैंडी अपनी उंगलियां चटकाता हुआ ज़ॉम्बी मोड में खड़ा है। और अब जाकर एली को ये समझ में आ जाता है कि अब उसे भी इस फाइट के अंदर एक्सट्रीम लेवल पर जाना होगा। तो अगले ही पल वो अपनी सस्ती एनिमल इंस्टिंक्ट के साथ स्लैंडी के ऊपर टूट पड़ता है। वेल स्लैंडी उसके अटैक को देखकर थोड़ी देर के लिए चौंकता तो है, लेकिन उसे इस अटैक से कोई फर्क पड़ा नहीं होता। उसे लगता है कि एली की मैक्सिमम स्पीड इतनी ही है, तो और आगे वो कितना ही फास्ट हो जाएगा। और ऐसा सोचकर उसका गार्ड डाउन होते ही एली उसके हाथ के उसी सेम वाले हिस्से पर अटैक करता है जहां पर उसने एली को भी अटैक किया था। यानी कि एनिमल इंस्टिंक्ट में जाने के बाद एली अपनी स्पीड अपने अपोनेंट के हिसाब से चेंज कर सकता है, और अपने इसी कॉम्बिनेशन के साथ वो काफी स्पीड में स्लैंडी के नजदीक जाता है और उसे एक शोल्डर ग्रैब देकर एक साइड से झुकाता है और दूसरी साइड से स्लैंडी के कानपुर पर एक घुटना बजा देता है। पर अगले सीन में हम देखते हैं कि स्लैंडी ने एली के घुटने को अपने हाथ से ही रोक लिया था। वाह एली जैंग, तो काफी ज्यादा कमाल का है। अगर ऐसा है, क्या मैं तेरी ये दोनों ताकतवर चीज तोड़ सकता हूँ? और बस इतना बोलकर वो एली के उन दोनों हिस्सों को पिचका देता है। अब इससे पहले कि एली को और ज्यादा डैमेज हो, वो स्लैंडी को किक करके अपने से दूर कर लेता है, लेकिन तब तक एली को कुछ ज्यादा ही इंजरीज हो गई है और स्लैंडी जमीन पर पड़े हुए एली को कहता है, एली अब वापस से उठने की जरूरत मत करना, वैसे भी रात हो चुकी है, ये अच्छे बच्चों का सोने का टाइम है। पर एली वापस से अपनी जगह पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। वाह वाह, मुझे तो पहले से लगा था कि तू कोई गुड चाइल्ड नहीं है। पर तभी स्लैंडी के पीछे से कोई बंदा बैट को जमीन पर पटकते हुए आता है और बोलता है, हम तो बुरे बच्चे हैं यार, बैड चाइल्ड, सरप्राइज मदरफकर। वेल ये बंदा होता है यूरी। आई होप कि आप लोग इसे भूल ना गए हो। ये डिमिट्री वाली बेयरफुट का नया इंटर्न है और आते ही इसने स्लैंडी पर अपना बैट बजा दिया होता है। पर अगले सीन में यूरी के साथ साथ हम भी देखते हैं कि स्लैंडी ने तो भाई बैट को भी पिचका दिया है। तो आखिर है कौन? वाह भाई, तू तो काफी ज्यादा भड़का हुआ है, मेरे बैट की ही बत्ती बना दी। और ये बोलते हुए यूरी स्लैंडी से पीछे हट रहा होता है, क्योंकि वो जान गया है कि भाई जो बंदा बैट को पिचका सकता है वो उसकी क्या हालत करेगा। लेकिन तभी एक साइड से स्पार्की उसके ऊपर दो बॉम्ब्स को एक साथ फेंक देती है और चिल्लाते हुए उसे कहती है कि स्लैंडी से दूर हो जाओ। और अगले ही पल वहाँ पर काफी ज्यादा तगड़ा वाला ब्लास्ट होता है। स्पार्की मेरी बात मानो, तुम वहीं पर रहो, तुम्हें बैटल में आने की कोई जरूरत नहीं है। पर स्पार्की बेचारी यहाँ पर रो रही होती है और तभी एक बंदा स्लैंडी को कहता है, स्वागत तो काफी बढ़िया था, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। वेल ये होता है डिमिट्री, जो पूरे एक वेपन गियर को लेकर बैटल में आ चुका है और इसी वेपन गियर की शील्ड बनाकर उसने अभी एली और यूरी दोनों को बचाया है। और स्लैंडी उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है।
बेयरफुट के कमीने। अच्छा तो भाई साहब हमको जानते हैं। और डिमिट्री पलटकर एली से कहता है, ओए बच्चे तुम मुझे घर पे मिलियो, मुझे तुझसे एक बात करनी है। और डिमिट्री के उस वेपन गियर को खोलते ही हम देखते हैं कि उसके अंदर भाई दुनिया भर का सामान है। बेयर ट्रैप से लेकर कुल्हाड़ी, स्मोक बॉम्ब्स, गन्स, उसकी एक्स्ट्रा मैगजीन, पिस्तौल, बुलेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि इस वेपन गियर के अंदर वो सारा सामान है जो किसी के भी चीथड़े उड़ाने के लिए काफी है। और यहाँ पर होता है ये चैप्टर खत्म। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको डेड मेंशन के हर एक चैप्टर की अपडेट मिलती रहे। और इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।